हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। चलिए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इकोनॉमिक्स। अभी हम लोग बेसिक इकोनॉमी कर रहे थे, जिसमें हम आपको 3 वीडियो प्रोवाइड कर दिए हैं। ये आज चौथा वीडियो है, ठीक है। 1-2 वीडियो और आएगा, उसके बाद आपका इकोनॉमी बेसिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग MCQ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए आपको काफ़ी बेनिफिट होगा इससे, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला क्या है कि मुद्रा। देखिए मुद्रा क्या होता है ना कि एक विनिमय का माध्यम होता है। जैसे कि आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, मुद्रा देते हैं। पहले का जो ज़माना होता था तो वहाँ पे ये मुद्रा नहीं था। मुद्रा नहीं था मतलब वस्तु विनिमय होता था। वहाँ पे आप एक वस्तु देते थे और दूसरा वस्तु लेते थे। लेकिन अभी ऐसा सिस्टम नहीं। अभी क्या है कि आप मुद्रा दे करके कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं, ठीक है। तो ये मुद्रा जो होता है ना, इसको सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त होता है। समझ गए बात। मतलब सरकार के द्वारा जिसे मान्यता प्राप्त है वो क्या है, मुद्रा है। आपको उतना वैल्यू उसको मतलब मिलेगा, समझ रहे हैं ना। जैसे पहले का ज़माना होता था क्या कि जो मुद्रा होता था वो एक्चुअली जितना का वो मुद्रा होता था, जैसे सोना चांदी का बनता था तो वो जितना का होता था उतना ही उसका मतलब कीमत भी रखा जाता था। लेकिन अभी नहीं है। जैसे कि आपके पास 100 रुपया 200 500 का जो नोट है, अगर इसको सरकार मान्यता अगर ख़त्म कर देगा तो ये कितने का बच जाएगा, 5-10 रुपये का भी नहीं बच जाएगा। समझ रहे हैं ना, मतलब एक कागज़ की तरह हो जाएगा। तो इसी तरह से मुद्रा है, ये सरकार के द्वारा जो मान्यता दिया जाता है इसे ही हम बाजार में चलाते हैं। समझ गए। देखिए मार्शल एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा था क्या कि मुद्रा वह धुरी है। मतलब मुद्रा क्या है, एक मतलब धुरी है जिसके चारों ओर आर्थिक व्यवस्था क्या करता है, आर्थिक विज्ञान या आर्थिक व्यवस्था घूमता है। जैसे कि मुद्रा के चारों ओर ही क्या कर रहा है कि पूरा का पूरा अर्थव्यवस्था घूम रहा है। जिसके पास जितना ज़्यादा मुद्रा है मतलब पैसा है, उसके पास उतना ज़्यादा अर्थव्यवस्था का साधन है। समझ गए बातों को। चलिए आगे देखिए। ये छोटा छोटा टॉपिक है एक्चुअली, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं ताकि आपको थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। जो क्वेश्चन आएगा वो तो आगे है, ठीक है। देखिए मुद्रा का विकास। देखिए मुद्रा का विकास मतलब जैसे कि पहले क्या होता था कि वस्तु विनिमय होता था, तो वस्तु विनिमय को दूर करने के लिए, जैसे कि सपोज चीज़ अगर आपको दूध लेना है और आपके पास गेहूँ है तो दूध वाले के अगर मन होगा गेहूँ लेने का तभी ना आपको दूध देगा। तो मतलब ऐसे दिक्कत होता था। तो इसी को हटाने के लिए तो क्या किया गया कि मुद्रा का विकास किया गया। मुद्रा के विकास से क्या हुआ कि जो वस्तु विनिमय था वो खत्म हो गया। आप मुद्रा से किसी भी वस्तु को खरीद सकते, ऐसा मतलब सिस्टम आया। जब मुद्रा का विकास हुआ तो उसके दौरान ये सिस्टम आया, समझ गए। और जो आर्थिक व्यवस्था था उसको तेज करने के लिए, पहले जो आर्थिक व्यवस्था था वो बहुत धीमा था जब वस्तु विनिमय होता था, क्योंकि लोग सिर्फ वस्तु से वस्तु को एक्सचेंज करते थे, तो इसीलिए बहुत धीमा था। तो बाद में क्या हुआ, जब मुद्रा का विकास हो गया तो ये आर्थिक गतिविधि बहुत ज़्यादा तेज हो गया। समझ गए बातों को। चलिए देखिए आगे। अब यहाँ से आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, यहाँ से सभी कुछ को ध्यान से देखिए। देखिए भारत में जो मुद्रा की शुरुआत हुआ था वो 6ठी शताब्दी में ही हो गया था। ये भी अभी मतलब बेसिक पॉइंट है, आप इसको देख लीजिए। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हो गया था, ठीक है। और प्रारंभ में क्या था कि धातु का सिक्का मतलब धातु का मुद्रा चलता था। ऐसा नहीं था कि जैसे सांकेतिक मुद्रा नहीं था, धातु का था। जैसे कि सोना चांदी इस सब का मुद्रा प्रारंभ हुआ था जब स्टार्टिंग में हुआ था उस समय में। समझ गए बातों को। चलिए देखिए भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का किसके द्वारा जारी किया गया। ये भी कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, रेलवे के एग्जाम में, ठीक है। तो ये हिंद यूनानी के द्वारा मतलब जारी किया गया था सर्वप्रथम सोने का सिक्का। और सर्वाधिक अगर पूछ ले आपसे तो सर्वाधिक जो सोने का सिक्का जारी किया गया था वो गुप्त शासक के द्वारा किया गया था। क्यों? क्योंकि गुप्त शासक बहुत दिनों तक राज किए थे, तो इस दौरान वो बहुत सारा सिक्का सोने के जारी किए थे, ठीक है। समझ गया बात को। देखिए सर्वाधिक शुद्ध जो सोने के सिक्का जो जारी किए थे वो किसके द्वारा किया गया था, तो कुषाण के द्वारा किया गया था। ये सभी के सभी क्वेश्चन जो है रेलवे की परीक्षा में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो आप एक बार देख लीजिए, आपको बेनिफिट इससे जरूर होगा। समझ गए ना बात को। देखिए भारत में 2 रुपये तथा उससे अधिक के मुद्रा किसके द्वारा जारी किया जाता है। 2 रुपया उससे अधिक का मुद्रा जो होता है वो RBI के द्वारा जारी किया जाता है। और उससे कम जो होता है वो 1 रुपया का, वो किसके द्वारा जारी किया जाता है, इसको आपको बताना है, ठीक है। क्योंकि हम तो आपको बता दिए कि 2 रुपया और 2 रुपया से अधिक का मुद्रा जो जारी किया जाता है या प्रचलन किया जाता है वो RBI के द्वारा किया जाता है। और 1 रुपया का मुद्रा किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको बताना है इसको, ठीक है। देखिए अभी जो मुद्रा चल रहा है वो कौन सा मुद्रा है, तो सांकेतिक मुद्रा चल रहा है। जैसे कि मान लिया कि आपको 100 रुपया का नोट है। सांकेतिक मुद्रा का मतलब यह है कि जो उसका वास्तविक वैल्यू है वैसे नोट जिसका मान उसके वास्तविक मूल्य से ज़्यादा है। जैसे कि मान लिया कि 100 रुपया का नोट है, ठीक है। तो इसका वास्तविक मूल्य अगर आप बात कीजिएगा तो इसका 100 रुपया, सरकार को इसके ऊपर 100 रुपया का लागत थोड़ी ना लगाए, लेकिन इसको सरकार अप्रूव्ड किया है 100 रुपया में इसको चलाने के लिए, तो 100 रुपया में चल रहा है। तो इसका जो वास्तविक मूल्य है इसके अंकित मूल्य से कम है, तो ऐसे मुद्रा को हम क्या बोलते हैं, सांकेतिक मुद्रा बोलते हैं। समझ गए बात को। चलिए देखिए सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, अगर आप पीछे हिस्ट्री पढ़े होइएगा तो एक नाम पढ़े होइएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। तो सांकेतिक मुद्रा का सर्वप्रथम जो सबसे पहले चलन किसने किया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। समझ रहे हैं, ये सब बेसिक पॉइंट है, ठीक है।
चलिए आगे देखिए, यहाँ से देखिए अब मुद्रा का स्टॉक आरबीआई द्वारा निर्धारण। देखिए अब यही चीज़ क्या किया जाता है कि आरबीआई के द्वारा कुछ स्टॉक को निर्धारण किया जाता है। इस बातों को आपको ध्यान रखना है। जैसे कि उसका नाम M1 दिया जाता है, तो ये नाम एक्चुअली हम नहीं दे रहे, ये नाम आरबीआई के द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट पूछेगा M1 क्या है, M2 क्या है, M3 क्या है। तो इन चीज़ों को आपको सबसे पहले बात अगर जाने रहिएगा तभी बता पाइएगा, नहीं तो वहाँ पर गेस नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो देखिए आरबीआई के अकॉर्डिंग M1 के अकॉर्डिंग क्या आता है, M1 के अंदर आता है C प्लस में DD प्लस में OD आता है। तो इसका आप सबसे पहले बात फुल फॉर्म जान लीजिए, क्योंकि ऐसे हो सकता है कि इसको सिंबल चेंज कर दे तो कुछ दूसरा भी हो सकता है, लेकिन जनरली सिंबल में भी यही रहता है। समझ गए ना बातों को। तो देखिए C का मतलब होता है कैश, जितना भी मतलब उस बैंक के पास जो कैश है उसको हम C से डिनोट करते हैं, ठीक है। और DD का मतलब है जो बैंकों के पास मांग है, मतलब सेविंग, मतलब जैसे कि देखिए सेविंग के फॉर्म में है, सेविंग मतलब उसके पास जितना भी सेविंग के फॉर्म में जो अमाउंट है आरबीआई के पास, मतलब बैंकों के पास जो सेविंग के फॉर्म में जिसको लोग रखे हुए हैं बैंक में अपने ज़रूरत के हिसाब से और अपने ज़रूरत के हिसाब से निकाल सकते हैं, वो हो गया। और OD क्या हो गया कि आरबीआई के पास जो बैंकों के अन्य जमा है, अन्य जमा का मतलब समझते हैं, जैसे फिक्स डिपॉजिट हो गया और कुछ हो जाता है ना, ये सब अन्य जमा की तरह मतलब जमा में आ जाता है। तो जब इन तीनों चीज़ को हम जोड़ते हैं, कैश को प्लस में जो सेविंग होता है उसको और प्लस में अन्य जमा को, तो इसको आरबीआई के द्वारा क्या बोला जाता है, इस पूरे मान को तो M1 बोला जाता है। ये आपको याद रखना है, समझ गए बात को। चलिए अब M2 देखते हैं। देखिए M2 क्या हो जाता है कि M1 के साथ साथ किसको जोड़ना है कि डाक घर में जो बचत खाता है ना, जो बचत जमा खाता है, क्योंकि आपको पता होगा आजकल क्या चल रहा है कि डाक घर में भी क्या सेविंग खाता खुल रहा है ना, ये आप तो जान ही रहे होइएगा। तो M1 के साथ साथ जो डाक घर में जितना भी जमा है ना उसको अगर जोड़ लेते हैं तो क्या हो जाता है, वो M2 हो जाता है। समझ गए बात को, M2 समझ गए, ठीक है। अब M3 देखिए, M3 में क्या होगा कि M1 तो पीछे वाला था ही अपना। अब M1 में क्या कर देंगे कि बैंक के पास जो अन्य समस्त जमा है, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट हो गया और कुछ जो हो जाएगा ना, जैसे कि अन्य कई तरह से पैसा जमा किया जाता है, तो वो सब मिला देंगे अगर हम, तो यहाँ पर हमें क्या M3 मिलेगा। और M3 ये नाम दिया गया आरबीआई के द्वारा। और M3 में क्या कहा गया कि M1 के अंदर क्या देखे थे, तो कैश रिजर्व, मतलब जितना भी कैश देखे थे आप, जो कैश था वो था, प्लस में DD था जो उसका सेविंग था वो था, प्लस में OD था जो मतलब उसका और किसी अन्य रूप में जो जमा होता था वो था। और यहाँ पे देखिए बैंकों के पास समस्त अन्य जमा, जितना भी सभी जमा है, फिक्स डिपॉजिट हो गया और भी जितना फॉर्म में चीज़ें जमा होता है वो सबको अगर जोड़ देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, M3 हो जाता है। अगर हम M4 की बात करें तो M1 प्लस में डाक घर में समस्त जमा। देखिए M2 में क्या था कि डाक घर में जो क्या था, सिर्फ बचत जमा था वो था। अब M4 में क्या हो गया कि डाक घर में जो समस्त जमा है वो हो गया। समझ गए बातों को। तो चलिए हम आपको M1, M2 और M3, M4 एक बार और अच्छे से दिखा देते। देखिए आप यहाँ पे कनेक्ट करने का कोशिश कीजिए। देखिए M1 और M3 किससे रिलेटेड है, बैंक से। समझ गए बात। और M2 M4 में क्या, डाक घर भी आ रहा है। तो देखिए M1 में आप क्या देखें, C प्लस में DD प्लस में OD। अब इसमें क्या देखें, C तो कैश मतलब जितना भी कैश है बैंक के पास वो हो गया। DD मतलब जो सेविंग में है उसके पास जो लोग जमा किया हुआ है और लोग उसे निकाल सकता है, ठीक है, जिसे मांग जमा बोलते हैं। उसके बाद क्या, तो OD मतलब आरबीआई के पास बैंक द्वारा अन्य जमा, जैसे आरबीआई के पास जो होता है बैंक द्वारा अन्य जमा, जैसे कि हम आपको पीछे लेक्चर में पढ़ाए हैं, यानी कि CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो। तो ये क्या करते हैं, मतलब जो भी बैंक है वो आरबीआई के पास जमा करते हैं ना चीज़ों को, तो ये अगर जोड़ देंगे ये सब के सब तो क्या M1 हो गया। अब M1 के बाद हम डायरेक्ट M3 आते हैं। अब M3 में आप क्या देखें, M1 प्लस में बैंक के पास अन्य समस्त जमा। अन्य समस्त जमा का मतलब समझे ना कि फिक्स डिपॉजिट हो गया और भी जिस रूप में लोग जमा किए हुए हैं अलग अलग, मतलब जैसे कि बीमा करा करके और बहुत सारे फॉर्म में जमा करते हैं, तो ये फॉर्म इसमें ऐड हो जाएगा। अब M2 में आप यहाँ पे क्या देखे थे, M1 प्लस में डाकघर में जो सेविंग था वो देखे थे, बचत खाता। और M4 में यही हो जाएगा क्या कि यहाँ पे जो अन्य समस्त जमा है वो भी इसमें ऐड हो जाएगा, तब हो जाएगा। तो अगर आपको यहाँ सबसे ज़्यादा मुद्रा का मान पूछा जाए तो कहाँ पर होगा, तो सबसे ज़्यादा मुद्रा का मान होगा वो M3 में होगा। क्यों, क्योंकि देखिए M3 में तो M1 तो ऐड हो ही रहा है और M1 के पास बैंक के पास जितना अन्य समस्त जमा है, क्योंकि आपको पता है कि लोग डाक घर से ज़्यादा जमा कहाँ, बैंक में कराते हैं ना, तो मुद्रा का मान मैक्सिमम यहाँ पे हो गया। इस बात को आपको ध्यान रखना है M3 में। लेकिन आपको ये पूछे कि सबसे ज़्यादा प्रचलित मुद्रा कहाँ पे है, जो हमेशा निकालते हैं लोग और रखते हैं, मतलब प्रचलित मुद्रा, तो सबसे ज़्यादा तरलता जो है प्रचलित मुद्रा वही M1 में हो जाएगा। क्योंकि देखिए M3 में आप क्या देख रहे हैं, लोग फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं, फिक्स डिपॉजिट के जल्दी जल्दी निकाला नहीं जाता है, समझ गए ना। तो सबसे ज़्यादा जो प्रचलित मुद्रा हो जाएगा M1 और सबसे ज़्यादा मुद्रा का मान किस में हो जाएगा, तो M3 में हो जाएगा। इस बातों को आपको विशेष करके खास ध्यान रखना है। समझ गए चीज़ों को। चलिए थोड़ा आगे देखते हैं, यही चीज़ हम यहाँ पर लिखे हुए हैं। देखिए कह रहा तरलता के मतलब स्तर क्रम।
तो देखिए तरलता जो सबसे अधिक कहाँ होता है तो M1 में होता है, ठीक है। उसके बाद M2 में, तब M3 में, तब M4 में। सबसे कम तरलता जो होता है कहाँ होता है M4 में। तो आपको सबसे कम और ज़्यादा याद रखना है। तो सबसे ज़्यादा किस में होता है तो M1 में तरलता, क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्केट के अंदर क्या है प्रचलित है, सबसे ज़्यादा चलता है। लेकिन M4 की बात करें तो सबसे कम चलता है, सबसे कम प्रचलित है, ठीक है। अगर सर्वाधिक मुद्रामान की बात करें तो हम आपको अभी बताएं सर्वाधिक मुद्रामान किसका होगा तो M3 का जो मुद्रामान होगा ना ये कितना होगा तो सर्वाधिक होगा, समझ गए चीज़ों को। और सबसे कम मुद्रामान किसका होगा तो M1 को होगा। क्यों? क्योंकि आप देखिए है ना M2 और M3 M4 जो है उस सब के साथ क्या है कि M1 जुड़ा हुआ है। M1 में कुछ ना कुछ जोड़ते हैं तब हमें M2 M3 और M4 प्राप्त होता है। इसके मतलब सबसे मुद्रा का कम मान किस में हो गया तो M1 में हो गया। समझ गए बातों को अच्छे से। चलिए आगे देखिए कि भारत में मुद्रा की दशमलव प्रणाली कब आया था, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है। कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया। तो भारत में जो सबसे पहले दशमलव प्रणाली आया था वो 1957 में आया था। समझ गए बातों को। चलिए आगे देखिए, आगे हम थोड़ा सा आपको बताते हैं। देखिए आगे जो चीज़ें हैं ये है कि 1957 में ये मतलब जैसे कि दशमलव प्रणाली आया था उस टाइम में इसका नाम क्या था तो नया पैसा नाम था। बाद में क्या किया गया 1964 में कि इसके नया हटा दिया इसके आगे से और इसका नाम सिर्फ क्या तो पैसा रह गया था 1964 में। तो ये क्वेश्चन भी रेलवे में रिपीट हुआ है कई बार, ठीक है। जो क्वेश्चन मैं यहाँ लिखा हूँ ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को मिलेगा। दोस्तों देखिए आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि सिर्फ DFCCIL में उतना ही पढ़िए। देखिए आप अगर थोड़ा बहुत बेसिक चीज़ों को पढ़ के रखते हैं तो आप कई सारा एग्जाम देते हैं, समझ गए ना बात। तो आपको सभी एग्जाम में बेनिफिट होता है। और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके पास सबसे पहले होना चाहिए, उसके बाद आप क्वेश्चन को लगाइएगा तो आपको मजा आएगा, समझे ना बात। चलिए देखिए अब जो अपने यहाँ जो रुपया का साइन देखते हैं ये किसके द्वारा डिजाइन किया गया था तो ये के छात्र थे IIT मुंबई के, कौन तो D उदय कुमार। तो इनके द्वारा ये रुपया का साइन डिजाइन किया गया था। इसे भारत सरकार द्वारा अपना लिया गया कब तो 15 जुलाई 2010 को स्वीकार कर लिया गया था। ये 2010 को भी आप याद रख सकते हैं कि रुपया का जो साइन है भारत सरकार के द्वारा कब अपनाया गया तो 2010 में अपनाया गया। देखिए ये साइन होता है एन का, ये एक्चुअली कहाँ चलता है तो जापान में चलता है। अगर मैं पाउंड का बात करूँ जो ब्रिटेन में चलता था ऐसे पाउंड का साइन होता है, डॉलर का साइन ऐसे होता है, ठीक है। और यूरो का साइन ऐसे होता है। ये मैं ऐसे ही लिख दिया हूँ ताकि थोड़ा सा आपको जानकारी रहे कि कौन कौन साइन होता है। चलिए आगे देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन भी कई बार SSC में रेलवे में भी आ चुका है। हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं ताकि आपको सिर्फ समझ में आ जाए। सीधे सीधे ऐसे आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है तो सीधे सीधे ये लाइन से आपको क्वेश्चन बन जाता है। देखिए हॉट मनी, हॉट मनी कहने का क्या मतलब है कि जिसमें पलायन का गुण अधिक हो, पलायन का गुण अधिक हो उसे हम क्या बोलते हैं हॉट मनी बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में आप डॉलर ले सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है हॉट मनी है, समझ के बाद। हार्ड मनी जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो, प्राप्त करना बहुत कठिन हो, इसका मतलब समझते हैं ना कि जैसे कि वो मुद्रा का वैल्यू बाजार के अंदर बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आप जैसे कि मतलब इंडिया का मुद्रा है, नेपाल का, पाकिस्तान का, ये सब मुद्रा आप बहुत ज़्यादा दीजिएगा ना तब ये मुद्रा आप प्राप्त कर पाइएगा। जैसे कि जो ईजी मुद्रा होता है सॉफ्ट मुद्रा उसको आप जल्दी प्राप्त कर लेते हैं, आपको तुरंत मिल जाता है। लेकिन ये सब मुद्रा है ना ये आपको जल्दी नहीं मिलेगा। जैसे कि कौन सा मुद्रा हो गया तो पाउंड हो गया, यूरो हो गया, ये सब हार्ड मुद्रा के अंतर्गत आता है, ठीक है। जिसमें जो विकसित देश है, समझ रहे हैं ना, जो विकसित जो डेवलप्ड देश है, कंट्री है, उसी में ये सब मुद्रा पाया जाता है, समझ गए। चलिए आगे देखिए सॉफ्ट मनी। सॉफ्ट मनी का क्या मतलब है जो चीज़ें आपको आसानी से मिल जाए। सॉफ्ट का मतलब क्या, जो मुद्रा आपको आसानी से मिल जाए। जैसे कि अपने इंडिया का मुद्रा है, नेपाल का, पाकिस्तान का, ये सब मुद्रा क्या है तो सॉफ्ट है, मतलब बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि इस मुद्रा को अगर आप मतलब पाउंड को, यूरो को चेंज करना चाहिएगा ना तो तुरंत आपको इस सब मुद्रा में चेंज हो जाएगा। लेकिन इस सब मुद्रा के साथ आप अगर इसमें चेंज करना चाहिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, समझिए ना बातों को। चलिए देखिए आगे प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी किसे बोलते हैं तो जो क्रेडिट डेबिट कार्ड होता है जो भी आप दिन रात लेके घूमते रहते हैं, ये सब क्या है प्लास्टिक मनी है, समझ गया ना बात को। अब देखिए एक बिटकॉइन का भी नाम सुने होइएगा जो कंप्यूटर कॉइन है, समझ रहे, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉइन है। जैसे कि इसका आप निकाल नहीं सकते, हाथ में आप नहीं ले सकते, फिजिकली टच नहीं कर सकते, लेकिन ये कंप्यूटर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से ट्रांजेक्शन के रूप में शो होता है, समझ गया बातों को। तो इसको हम क्या बोलते हैं बिटकॉइन बोलते हैं। तो इन सब बातों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए हम बहुत ज़्यादा इसमें डिस्कस इसलिए नहीं करते क्योंकि आपका भी मन होता है आजकल टू द पॉइंट ही पढ़ने का। तो मैं भी सिर्फ कोशिश करता हूँ कि जहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाए टू द पॉइंट वही चीज़ें मैं लेकर के आता हूँ, आपको बता देता हूँ। देखिए इसमें हम 2 वीडियो और आपको छोटा छोटा देंगे जिसमें हम डिमांड सप्लाई ये सब बात कर लेंगे, जहाँ से आपका हमेशा क्वेश्चन आता है। तो आप देखते रहिए, सभी वीडियो को देखिए। देखिए छोटा छोटा वीडियो बनाते हैं इसलिए ताकि आपको देखने में कंफर्ट हो। हमें अगर एक ही वीडियो में सब कुछ डाल देंगे ना तो आप अच्छे से देख नहीं पाइएगा, समझ गया बातों को।
तो चलिए आज इतना ही रखते हैं और दिखा देते हैं आपको आज क्या क्या किए हैं। तो देखिए जो भी मुद्रा का टाइप है ये आप किए हैं आज, ठीक है। उसके बाद जो हम आपको बता दिए हैं कि मतलब जैसे कि पैसा कब आया, नया पैसा कब आया, ठीक है। अब इसका संकुचन सबसे कम मुद्रा का मान किस में, तो M1 में होता है, और सबसे अधिक मुद्रा का मान किस में होता है, तो M3 में होता है। ये चीज़ आपको दोनों याद रखना है, ठीक है। समझ गए बात, ये रिवीजन के तौर पर हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा तरलता पूछे तो ये किस में होता है, M1 में होता है, क्योंकि आपको ये पता है कि सबसे ज़्यादा जो मार्केट के अंदर प्रचलित मुद्रा होता है वो M1 के अंदर ही होता है, और सबसे कम प्रचलित होता है वो किसके अंदर होता है, तो M4 के अंदर होता है। समझिए बातों को। चलिए अब थोड़ा सा आगे देख लीजिए, हम आपको यहाँ पे सब कुछ क्लियर करा दिए थे कि M1 क्या है, M1 के अंदर क्या क्या आता है, M2 के अंदर क्या आता है, M3 के अंदर क्या आता है और M4 के अंदर क्या आता है। तो इन चीज़ों का आपको थोड़ा सा डिफरेंस क्लियर रखना है, ठीक है, जो चीज़ों मैं बताया हूँ, ठीक है। समझ गए बात। चलिए अब आगे देख लीजिए थोड़ा सा, जो हम आगे आपको शुरुआत किए थे। तो देखिए ये सब क्वेश्चन ना जो है मैं एक एक लाइन लिखा हूँ ना, ये पता ना कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो आप भी इसको देख लीजिए एक बार, ठीक है। जो सर्वाधिक शुद्ध था कुषाण के टाइम में, ठीक है। भारत में सिक्कों का प्रचलन किसको, तो शेरशाह सूरी के, मतलब जो सिक्को जो है उसका रुपया नाम शेरशाह सूरी के द्वारा दिया गया था। और आपको ये क्वेश्चन मैं पूछा हूँ, उसको बताना है कि 1 रुपया का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है। जैसे कि 2 या उससे अधिक का जो नोट होता है उसको RBI के द्वारा जारी किया जाता है, तो आपको बताना है 1 रुपया। जैसे सांकेतिक मुद्रा क्या होता है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा है। तो जिसका वास्तविक मूल्य जो हो उस पर जो लिखा हुआ है मूल्य उससे कम हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सांकेतिक मुद्रा बोलते हैं। समझ गए ना चीज़ों को। तो आज हम लोग यहीं से कवर किए और इन चीज़ों को आपको सभी कुछ अच्छे से समझ में आ गया। यही था यहाँ पे जो हम बोले थे ना कि मुद्रा की शुरुआत, ठीक है। तो मुद्रा की शुरुआत जो हुआ था 6वीं शताब्दी में तो हुआ ही था। अब यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कि ये चीज़ जो हम जो बोले थे कि RBI के द्वारा कुछ मुद्रा का मान दिया जाता है, तो वही M1 M2 M3 जो आप पढ़े हैं यही RBI के द्वारा मान दिया जाता है, ठीक है। तो आप चीज़ों को सब कुछ अच्छे से समझिए ना। एक मार्शल का जो ल है इसको आप याद ही रखिए। क्यों, मार्शल ने क्या बोले थे कि जो मुद्रा जो है ना वह एक धुरी है आर्थिक व्यवस्था का, क्योंकि आपको पता है जिस देश के पास जितना ज़्यादा मुद्रा है उसका आर्थिक व्यवस्था उतना ज़्यादा मजबूत है। तो इसके मतलब धुरी कौन सा हुआ, मुद्रा ही हुआ ना। समझ गए ना बातों को। चलिए तो आज इतना ही तक रखते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।